हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है, आप लोग देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत की। यह देखिए बाबू ऐसा टॉपिक है ना, समझिए ना कि यह इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वह आपके हाथ में है। समझिए कि आपके हाथ में, बस आपको क्या करना है ना कि थोड़ा सा माइंड मतलब कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह इकट्ठा मतलब एकत्रित करके बस सीख लेना है। इस टॉपिक से सही बता रहा हूँ, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है ना साफा हलवा आता है, ऐसा हलवा आता है कि आप लोग डायरेक्ट आपको याद रहेगा। समझिए ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग का करना है कि बहुत आराम से इस चैप्टर को पढ़ना है और बहुत आराम से इतने क्विक में मतलब इतने जल्दी में आप लोगों को रिवीजन हम कराएंगे कि आप लोगों का इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो 1 नंबरिया आने वाला है चाहे 2 नंबरिया आने वाला है, वह आप लोगों को ऑलरेडी मालूम रहेगा। वह आप लोगों का रहेगा, ऑलरेडी मालूम रहेगा कि हाँ कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है। यदि आ जाता है तो आप लोग पहले यह चैप्टर के यह टॉपिक का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। तो आज का क्लास हमारा 2 नंबर है, इसमें हम लोग को पढ़ना है कुछ आवेश के बारे में, यानी कूलम्ब नियम, ये सब आल जाल हम लोग को पढ़ना है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था आवेश का रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, आयतन घनत्व, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से क्या है कि हम यह समझेंगे कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझ गए ना, जब किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव्यमान पर क्या चेंजिंग होता है। यानी जब कोई वस्तु धन आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे कूलम्ब नियम पर और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते चलेंगे। तो आप लोग जल्दी से बाबू एकदम नोटबुक में आप लोग जल्दी से यहाँ से नोट करते हुए लिखिएगा और यहाँ से आप लोग विटामिन का टैबलेट आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला विटामिन टैबलेट। इसमें देखिए आप लोगों का करना है, बहुत चीज़ नोट करना है और यहाँ से क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड बनाएगा ना तो पक्का एकदम निश्चित है कि यहाँ से देगा जो लिख रहे हैं। आप लोग लिखिएगा, यदि कोई वस्तु धन आवेशित है, ध्यान समझिएगा, यदि कोई वस्तु का है धन आवेशित है तो उसके द्रव्यमान में कमी होगा, अब कमी का मतलब जानते हैं क्या होगा। आप लोगों को दे सकता है कि द्रव्यमान घटता है, तो कमी का मतलब क्या है कि घटता है, तो यह दे सकता है। तो याद रखिएगा कि यदि कोई वस्तु धन आवेशित, ठीक है ना, धन आवेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब आप लोग पॉजिटिव चार्ज से उसको आवेशित कर देते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा। तो कहेगा सर याद कैसे करेंगे, तो आप लोग को हम पिछला वीडियो में बताया था कि कोनो भी वस्तु धन आवेशित काहे होता है। आप लोग बताइए, कोनो भी वस्तु धन आवेशित काहे होता है। तो आप लोग कहिएगा कि सर कोनो भी वस्तु धन आवेशित इसलिए होता है कि ओकरा में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है तो पूरे वस्तु पर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज हो जाता है। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन को निकालने से वस्तु धन आवेशित होता है। आप लोग मेरे बात को फोकस कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने से वस्तु धन आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो ओकरा साथे ओकर द्रव्यमान भी तो जाएगा बहरी, ऐसा थोड़े है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा और द्रव्यमान ओकर वही में रह जाएगा। आप लोग को एग्जाम्पल दिए थे, एक सड़क पे बस जा रहा है, उस बस में 20 गो लड़का है 20 गो लड़की है और लड़की लोग फेंकाएगी तो ऐसा थोड़ा लड़की फेंकाएगी तो उसका द्रव्यमान उसी में रहेगा, वो फेंकाएगी तो अपने द्रव्यमान पूरा शरीर के साथ है बहरी फेंकाएगी, क्या होगा, ऐसे फेंकाएगी। तो वही बात इसमें है कि कोनो भी वस्तु धन आवेशित होता है तो काहे होता है कि इलेक्ट्रॉन बहरी जाता है, इलेक्ट्रॉन बहरी चल जाता है इसीलिए धन आवेशित होता है। तो
इलेक्ट्रॉन बहरी जाएगा वस्तु में से तो वो तो अपन द्रव्यमान भी तो लेके जाएगा बहरी। ऐसा थोड़े है कि द्रव्यमान लेके नहीं जाएगा, वो अपना द्रव्यमान भी लेके बहरी जाएगा। तो द्रव्यमान बहरी लेके जाएगा तो जो वस्तु का पहले द्रव्यमान था उसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो आप लोग 2 नंबर में लिख लीजिएगा कि यदि कोई वस्तु ऋण आवेशित है, ठीक है ना, ऋण आवेशित है, यदि कोई वस्तु क्या है, ऋण आवेशित है, तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है बाबू लोग, उसके द्रव्यमान में वृद्धि होता है। आप लोग समझ गए। तो अब कहिएगा सर ऋण आवेशित, तो बउआ लोग आप लोगों को बहुत बढ़िया से हम समझाए हैं कि ऋण आवेशित कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु ऋण आवेशित इसलिए होता है कि ओकरा में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। अब जौवन देखिए, जौवन ज़्यादा होगा ना वस्तु को भी चार्ज रहेगा। सिंपल बात समझिए, बॉडी में जौवन चीज़ ज़्यादा हुई, ठीक है ना, जौवन चीज़ ज़्यादा होगा ओकरे प्रभाव बॉडी पे रहेगा। समझ गए। तो ऋण आवेशित मतलब क्या कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, क्या होगा, वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। लेकिन आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि कोनो भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहता है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है, क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है। बताइए मेरे साथ कि नॉर्मल केस में वस्तु उदासीन होता है। आप लोग पढ़ा चुके हैं कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि वस्तु उदासीन होता है। तो नॉर्मल केस कहने का मतलब है कि वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना प्रोटॉन रहेगा वो उतने रहता है, तो उसको कहते हैं उदासीन। अब इलेक्ट्रॉन का अधिकता हुआ है तो मतलब क्या हुआ है कि अधिकता मतलब क्या कि ज़्यादा। अब ज़्यादा हुआ है एकरा मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ यह हुआ है कि बहरी से टपक गया है। क्या है, बहरी से इलेक्ट्रॉन टपक गया है। तो बहरी से इलेक्ट्रॉन वस्तु में आया है, ठीक है ना, वस्तु में देखिए बहरी से इलेक्ट्रॉन आएगा एकरा में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। अब एकरा में इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपन द्रव्यमान भी लेके आएगा। क्या आएगा, अपना द्रव्यमान भी लेके आएगा। तो अपना द्रव्यमान लेके आएगा तो वस्तु का क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा यदि कोई वस्तु ऋण आवेशित है तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब कोनो पूछे काहे वृद्धि हुआ है, काहे भइल है, काहे भइल वृद्धि, तो कहिए जब बबुआ लोग कि ऋण आवेशित वस्तु तबे होता है जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। आ इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो बबुआ द्रव्यमान तो बढ़बे करी। का हुई, द्रव्यमान तो बढ़बे करी। ये तो 1 नंबर 2 नंबर हो गया। अब यहाँ से भूलवा के पूछेगा, क्या करेगा, भूलवा के पूछेगा। कहेगा ना अब आपको ये चार्ज के बारे में नहीं खोलेगा। क्या करेगा, अब चार्ज के बारे में खोलबे नहीं करेगा कि वस्तु धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है। समझ गए, खोलबे नहीं करेगा। तो कहेगा सर तो पहचाने कैसे, खोलबे नहीं करेगा। तो पहचानने के लिए ट्रिक है ना, ट्रिक का दादा परदादा कहिए काम आएगा। देखिए 1 नंबर 2 नंबर, आप लोग 3 नंबर में। अब एक हम जानते क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी देगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अब आप लोग बताइए बाबू, अब कहेगा ना कि इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु क्या होता है, यह बताना है। क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु क्या होता है, ये बताना है। तब आप लोग को सोचना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगा एकरा मतलब क्या होगा, आप ही लोग बताइए। इलेक्ट्रॉन का कमी होगा एकरा मतलब वस्तु धन आवेशित होगा। वस्तु धन आवेशित होगा तो एक द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा। एकदम सिंपल भाषा में आप लोग लिख लीजिए, द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा। ओकरा बाद बोलेगा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, यहाँ 4 नंबर में आप लोग लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, अब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा एकरा मतलब कि वस्तु का होगा, ऋण आवेशित होगा। क्या होगा, ऋण आवेशित होगा।
क्या होगा, ऋण आवेशित होगा। ऋण आवेशित केस में क्या होता है कि द्रव्यमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। द्रव्यमान में क्या होता है बाबू लोग, वृद्धि आपका हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेगा कि आप लोग कोई मतलब कि ज़्यादा भुलवाएगा नहीं। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं कि आपका धन आवेशित, ऋण आवेशित, चाहे आप लोग इलेक्ट्रॉन की कमी चाहे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, तो यहाँ से आप लोग याद रखें कि धन आवेशित होगा तो द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा। अब धन आवेश जौना कारण होगा तो ओकरो कारण होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेशित होगा, और धन आवेशित होगा तो द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा। अब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, अब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा तो वस्तु ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेशित होगा तो द्रव्यमान में क्या होगा बाबू लोग, वृद्धि होगा। यह पूरा कॉन्सेप्ट है। यह आपका यहाँ से यदि सवाल आता है तो फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा, ठीक है ना। अब क्या करता है ना कि आपको सस्पेंस में डाल देगा। क्या करेगा, अब आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग पहचान तो लीजिएगा, क्या कीजिएगा, अब पहचान लीजिएगा, लेकिन अब आपको सस्पेंस में मतलब कि दुविधा में डाल देगा कि अब बोल देगा ना कि वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान का, सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं कि वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान। अब आप ही लोग बताइए बाबू, वह बोला है कि आवेशित किया जाता है, क्या बोला है, आवेशित किया जाता है। तो आवेशित किया है तो इसमें जरूरी थोड़ा है कि वो धन आवेश रहेगा चाहे ऋण आवेश रहेगा, दोनों में से कोई हो सकता है। आवेशित का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक चार्ज हो सकता है। हमको पूरा नहीं बोला है कि वस्तु पर धन है कि ऋण है, हमको सिर्फ यह बोला है कि वस्तु को धन आवेशित किया जाए तो वस्तु का द्रव्यमान होगा। 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम पूछा गया था कि वस्तु को, यदि कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ या घट सकता है, नॉन ऑफ दीज। तो जब आपको पूरी तरह से खोला ही नहीं है कि वस्तु पर कौन आवेश है तो हम दोनों आंसर मारेंगे कि बढ़ या घट सकता है, तो ऑप्शन सी होगा। जब चार्ज के बारे में आप लोगों को ओपन नहीं करेगा, चाहे आप लोग पहचान नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे दोनों आंसर होगा, बढ़ सकता है चाहे घट सकता है। जब चार्ज के बारे में पूरी तरह से ओपन रहेगा तो आपको दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कि यदि कोई वस्तु आवेशित होता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, यह पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ से आता है कि सर आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, ये कभी कभी 2 नंबरिया में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। आवेश और द्रव्यमान का अंतर क्या होता है, 2 नंबरिया में कभी कभी पूछ लेता है। तो आप लोग को यहाँ लिखवाते हैं जल्दी से, आवेश और द्रव्यमान में अंतर आप लोग लिख लीजिए फटाफट। और इसको देखिए रटिएगा, नहीं याद होगा, आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना, समझिएगा तो वो काफ़ी दिन तक याद रहेगा। आप लोग रटिएगा तो कुछ मिनट कुछ घंटा तक ही याद होगा। तो एकरा में आप लोग लिख लीजिए यहाँ आवेश, ठीक है ना, यहाँ का लिख लीजिए आवेश, एकरा में ये लिख लीजिए आप लोग द्रव्यमान। अब इन दोनों में हम लोग का समझना है अंतर, क्या समझना है बाबू लोग, अंतर। अब देखिए आवेश 2 प्रकार का होता है, क्या होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है, पॉजिटिव, द्रव्यमान माइनस में नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ 1 नंबर में लिख लीजिएगा कि आवेश जो होता है वह कैसा होता है, आवेश हमारा धनात्मक, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिएगा चाहे हम ही लिख देते हैं, आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है ना, पढ़ाए हैं। आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक का होता है बाबू लोग, दोनों होता है। आपका द्रव्यमान का है, द्रव्यमान ओनली पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लिख लीजिएगा द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है, केवल धनात्मक होता है, केवल धनात्मक होता है। ओकरा बाद 2 नंबर में आप लोग लिख लीजिएगा कि देखिए क्या कि आवेश में क्या होता है कि आवेश में आकर्षण बल भी लगता है, प्रतिकर्षण बल भी लगता है, आप लोग पढ़ा चुके हैं। आवेश में 2 प्रकार का बल लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। जैसे प्लस प्लस के बीच का लगता है, प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस के बीच का लगता है। तो कहेगा सर प्लस प्लस मतलब सेम कैटेगरी का चार्ज
रहेगा तो प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकृति का रहेगा तो का आकर्षण। लेकिन 11 में क्या रहता है कि ओनली आकर्षण लगता है। तो 11 में लिख लीजिएगा कि इसमें आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? इसमें आकर्षण बल लगता है, इसमें आकर्षण बल लगता है। 11 में क्या करता है? दोनों लगता है, ठीक है ना। लिख लीजिए इसमें आकर्षण, इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है। ओकरा बाद 3 नंबर में लिख लीजिएगा कि आवेश क्वांटीकृत होता है। क्या होता है? आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश का होता है बाबू लोग? आवेश क्वांटीकृत होता है। और द्रव्यमान का होता है कि द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है, द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है, द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है। हो गया। अब देखिए आवेश क्वांटीकृत कहने का मतलब है ना कि किसी भी वस्तु में आवेश होगा तो वह इलेक्ट्रॉन के मान के 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना ऐसे होगा। 1.25, 2.5, पौने, आधा किलो इस सब में नहीं होता है आवेश। आवेश किसी वस्तु पर होगा ना तो वह इलेक्ट्रॉन के मान का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 27 गुना होगा। ऐसे होगा, मतलब प्राकृत संख्या के गुणनफल के होगा। लेकिन द्रव्यमान ऐसा नहीं होता है। द्रव्यमान में क्या होता है? 2.5, पौने, 1.25, आधा ये सब होता है। मतलब कि 2.5 kg, 3.5 kg, 2.75 kg आप लोग देखे हैं ना कि द्रव्यमान ऐसे होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है वो नहीं होता है। आवेश किसी वस्तु पर वही होगा यदि इलेक्ट्रॉन के मान से पूरी तरह से वो कट गया, समझिएगा। यदि इलेक्ट्रॉन के मान से वो पूरी तरह कट गया तो समझिए कि वस्तु पर वह आवेश होगा। और वह इलेक्ट्रॉन के मान से डिवाइड करने पर वह नहीं कटा, दशमलव में आ गया तो समझिए कि वह वस्तु पर आवेश कभी हो ही नहीं सकता है, असंभव है। क्या है? असंभव है। लेकिन द्रव्यमान में ऐसा नहीं होता है। द्रव्यमान बहु कुछ वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। 2.4, 3.8, 4.1, 21, 23 मतलब ये सब हो जाएगा। मतलब इतना किलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना किलो हो जाएगा। लेकिन एकरा में क्या होगा कि यदि n बराबर Q/E मतलब आप लोग आवेश में इलेक्ट्रॉन के मान से डिवाइड कीजिएगा तो n का मान हो सकता है कि आवेश नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। ना तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे करते करते n तक मतलब जाएगा। मतलब जो n का मान आएगा वह आपका कुछ इस तरह आना चाहिए। लेकिन एकरा में कोनो लिमिट नहीं है, कैसा को हो जाएगा, ठीक है ना। बेचारा ई कहता है कि हम कुछ वो खा लेंगे, हमको सब चलता है। लेकिन एकरा क्या है? एकरा का छानल पूरी देवे के पड़ी, समझ गए। ये पूरा इसमें होता है। तो और जो है बाबू हमको 3 गो अभी याद आ रहा है, ठीक है ना। बाकी और जो आप लोग के बुक में कहीं लिखा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हमको यही 2 गो अभी याद आ रहा है, अभी 3 गो, ठीक है ना। अभी हमको कोई याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, पूरा इसका कहानी ख़त्म है। अब आते हैं हम लोग कूलम्ब नियम, समझ गए ना। क्या आते हैं? कूलम्ब नियम। कि कूलम्ब नियम क्या होता है तो पहले आप लोग समझा देते हैं कूलम्ब नियम क्या होता है। देखिए कूलम्ब एगो वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे, मतलब साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। क्या थे? कूलम्ब जी एगो वैज्ञानिक थे। देखिए आप लोगों को बचपन में चुंबक से खेले होंगे। क्या होगा? बचपन में आप लोग चुंबक से खेले होंगे। हम वो खेले हैं, अभी भी खेलते हैं, समझ गए ना। अभी भी हम एक स्टूडेंट हैं, अभी भी हम पढ़ते हैं, लेकिन सोचते हैं कि मेरे पास जो नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो देखिए एक कूलम्ब जी वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या देखा, जैसे आप लोग को अभी अपने लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि आप लोग हाथ में चुंबक लिए होंगे। जैसे देखिए आप लोग बताते हैं, देखिए मान लीजिए कि 2 गो चौक है ना। मान लीजिए क्या है? चुंबक है। तो आप लोग अपने बचपन में खेले होंगे कि 2 गो चुंबक को पास लाते हैं ना तो क्या होता है, कभी कभी खींचता है जोर से, लेकिन हम उसको सटने नहीं देते हैं। ऐसा होता है ना कि 2 गो चुंबक है, कभी भीरी लाते हैं तो कभी अपने मतलब पास सटता है, लेकिन हम उसको बल लगा के दूर रखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको बरियारी सटाइएगा, क्या होगा?
कि आप उसको बरियारी सटाइएगा, सटेगा नहीं, आप लोग बरियारी एकदम करते 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 वगैरह में सटा देंगे, मतलब आप लोग सटा दीजिएगा। हम भी सटाए हैं, हम कहीं सटेगा काहे नहीं, सटेगा काहे नहीं ससुरा, तो हम क्या करते हैं कि पूरा बरियारी वैसे ले जाकर सटा देते थे। तो क्या होता था कि वो बॉल लगता था, क्या होता बॉल लगता था। तो वैसे ही आवेश में होता है, मान लीजिए कि इस वस्तु पर प्लस आवेश है, क्या होगा, इस वस्तु पर प्लस आवेश है और एक और प्लस चार्ज है, तो इनको कुछ निश्चित दूरी पे मान लीजिए रख देंगे, 50 किलोमीटर दूरी पे, तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्या होगा, नहीं लगेगा। तो इन पर मान लीजिए एकरा पे प्लस आवेश है, एकरा पे क्या है, प्लस आवेश है, तो इन दोनों को कुछ निश्चित दूरी पर रखेंगे ना, तो एगो बॉल लगता है, क्या लगता है, बॉल लगता है। कैसे, इनको पास आने से रोकेगा, क्या होगा, पास आने से रोकेगा, इनको कहेगा कि नहीं दूर हटाओ, क्या दूर हटाओ। तो इनके बीच एगो बल लगता है, क्या लगता है, बल। और कौन बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। प्लस प्लस के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। यदि एकरा पे प्लस रहता है, एकरा पे रहता है माइनस, तो कौन बल लगता है, आकर्षण, ये भीरी सटने की कोशिश करता। तो आप लोग को वही बता रहे हैं कि कूलम्ब जी एगो वैज्ञानिक थे, तो क्या किए ना कि 2 चार्ज था, तो उनको क्या किए ना, कुछ दूरी पर रख के देखे कि एकरा बीच एगो बल लग रहा है, क्या लग रहा है, बल। तो उसी बल को मेजरमेंट किए, ठीक है ना, उसी बल को वो खोज किए, तो उसी बल का नाम हो गया कूलम्ब बल कह सकते हैं, चाहे विद्युत बल कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, विद्युत बल। तो इसका परिभाषा कैसे दिए आप लोग देंगे कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही कूलम्ब बल या विद्युत बल कहते हैं। अब 2 आवेश कैसा भी हो सकता है बाबू लोग, प्लस 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 माइनस कुछ वो हो सकता है, लेकिन 2 आवेश के बीच निश्चित है कि 2 प्रकार का बल लग सकता है, या तो आकर्षण और ना तो प्रतिकर्षण। तो इसका परिभाषा एकदम सटीक निकलता है कि 2 आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही कूलम्ब बल कहते हैं, चाहे विद्युत बल कहते हैं। समझ गए ना। अब यहाँ से क्या हुआ कि अब बल लग रहा है, तो अब मान लीजिए कि हम ही कोनो चीज़ खोज देंगे कि ये चीज़ हुआ है, तब ओकरा बारे में हमको और बताना पड़ेगा। तो वह क्या किए कि कूलम्ब बल का वो खोज तो लिए कि हाँ इसके बीच बल एगो लग रहा है, लेकिन अब उस बल का फॉर्मूला उन्होंने क्या किया, मतलब ड्राइव किया, ठीक है ना, यानी निर्माण किया कि हाँ ऐसे ऐसे क्या है, लग रहा है। तो पूरा आप लोग समझा दिए हैं। अब डायरेक्ट बोर्ड पर लिखेंगे, आपको तुरंत क्या करना है, छाप लेना है। तो जल्दी से फटाफट आप लोग समझ गए ना, तो कॉपी कलम तैयार रखिए कि अब आपको समझना है कूलम्ब नियम। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इस पर कुछ हम लोग विटामिन का टैबलेट सीखेंगे। आप लोग यहाँ लिखिए कूलम्ब का नियम, ठीक है ना, हेडिंग मारिएगा कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम। देखिए आप लोग यहाँ लिखिएगा कि 2 आवेशों के बीच, सिंपल एकदम सिंपल भाषा में लिखिएगा कि 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है ना। देखिए आकर्षण का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन प्रतिकर्षण का मतलब एगो और ही होता है, विकर्षण, ठीक है ना। तो प्रतिकर्षण चाहे विकर्षण सेम होता है, लिख लीजिएगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, बल लगता है। तो इन बल को ही कूलम्ब बल या इसको ही कहते हैं विद्युत बल, या क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं।
अब यहाँ से क्या हुआ कि अब यहाँ से अब कूलम्ब नियम का अब क्या होता है, उत्पत्ति होता है। क्या होता है, उत्पत्ति होता है। अब उत्पत्ति होता है, देखिए अब उत्पत्ति कैसे होता है। अब आप लोग यहाँ देखिए, दो आवेशों के बीच, देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए मेन यही है इसका सिद्धांत। क्या लिखवा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल, मतलब दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, मतलब जो उन दोनों आवेश का परिमाण रहेगा उसके गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इससे क्या होगा कि इससे हमारा कूलम्ब बल का क्या निकलेगा बाबू, इससे हमारा कूलम्ब बल का क्या निकलेगा, फॉर्मूला। क्या निकलेगा, फॉर्मूला। जैसे देखिए आप लोग यहाँ फिगर बना देते हैं, फिगर बनाते हैं दूसरा कलर से। देखिए यहाँ बनाते हैं, यहाँ मान लीजिए कि एगो आवेश है और एगो यहाँ आवेश है, एकरा पे प्लस का Q है, ठीक है ना, Q1 कर देते हैं, और एकरा पे प्लस का क्या करते हैं, Q2 करते हैं, और इनके बीच का दूरी करते हैं हम R, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इनके बीच बल लगेगा, एकरा पे क्या होगा, बल इधर लगेगा, मतलब कि F2 पे कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, और एकरा पे एने कर रहे हैं तो आपका F1 पे कौन लगाएगा, 2 लगाएगा, तो 1 पे कौन लगाएगा, 2, ऐसे देना है। यह 2 है तो पहले 2 पे कौन लगाएगा, तो 1 लगाएगा, तो 2 पे 1, और इस पे कौन लगाएगा, E लगाएगा, पारापारी लगाएगा। इस पे जो देखिए क्या होगा, उन्होंने दिया कि जो आपका F बल होता है, क्या होता है, F बल होता है, वह समानुपाती होता है इनके दोनों आवेशों के परिमाण के, मतलब कि Q1 इंटू Q2, एकरा क्या होता है, समानुपाती होता है। ओकरा बाद उका दिए कि जो इनके बीच का दूरी है, इनके बीच का दूरी क्या है, R, तो एकरा के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ई समीकरण 1, ई समीकरण 2, ये दोनों क्या करना है, मिला के लिखना है। जैसे देखिए ये दोनों को मिला के लिखेगा तो क्या होगा, F बराबर नहीं, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 आ बाटा में R²। देखिए ई ऊपर है तो ई ऊपर, ई बाटा में है तो बाटा में। अब इस समानुपाती हटेगा ना, तो इन सबको बैलेंस करने के लिए वो कांस्टेंट आएगा K, Q1 Q2 आ बाटा में R²। यही फार्मूला जो है आपका कूलम्ब बल का फार्मूला कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, विद्युत बल का फार्मूला कहलाता है। समझ गए ना। इसी को देखिए, इसी का 2 नाम है, एक चीज़ का 2 नाम, इसका 2 गो नाम है, कूलम्ब बल कहिए और चाहे विद्युत बल कहिए, इसी को कहते हैं। आप लोग फेरा में मत पड़िएगा। ये आपका हो गया। जो K है इसके बारे में लिख लीजिए, K एक समानुपाती नियतांक है,
के एक समानुपाती नियतांक है। बस अब देखिए क्या होता है, यहाँ से कुछ रिजल्ट समझिए। इस के का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। इसका मात्रक आप लोग लिख लीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में कूलम्ब स्क्वायर। के का मान होता है 1 बाटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसका मान हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में कूलम्ब स्क्वायर। देखिए के का मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9, आप लोग को याद होगा यह होता है मात्रक। मात्रक कैसे याद होगा, देखिए के का मात्रक निकालना है तो ई वाला 11 में गुना हो जाएगा, ई बाटा में आ जाएगा, ठीक है ना। के का मान निकालना है तो ई वाला गुना में आएगा, ई बाटा में आ जाएगा। तो यहाँ से मात्रक आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में कूलम्ब स्क्वायर। के का मान होता है 1 बाटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई जो रखा हुआ है यह रखा हुआ है कहाँ, वहाँ निर्वात में। कहाँ रखा हुआ है, निर्वात में। तो के का मान इतना हो गया। तो पूरा फॉर्मूला आपका एफ का हो गया 1 बाटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q1 यहाँ से Q2 बाटा में R स्क्वायर। यह आपका जो एफ लग रहा है यह निर्वात में बल है, ठीक है ना। निर्वात या हवा में, निर्वात या हवा में लगने वाला बल। चलिए ये पूरा हो गया कूलम्ब नियम के बारे में। तो आप लोग यहाँ से एगो सवाल फिक्स है, यहाँ से देखिए आप लोग पत्थर का लकीर मान लीजिएगा कि आपका कूलम्ब नियम से सवाल बनबे करेगा, बनबे करेगा 100% कूलम्ब नियम से आपका सवाल बनने वाला है। तो जल्दी से आप इसको पूरा का पूरा स्लाइड नोट कीजिए। अब आप लोगों को देखिए कूलम्ब नियम का फॉर्मूला आप लोग पढ़ा चुके हैं। कूलम्ब नियम का फॉर्मूला जो होता है वो एक लाइन में हम यहाँ लिख रहे हैं। एक लाइन में लिखने से फ़ायदा यह होगा कि आप लोग सामने एकदम लौकेगा। क्या होता है के Q1 Q2 और फिर बाटा में R स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है कि के का मान जो मैंने अभी बताया उसको आपको लिखना है। तो क्या होता है 1 बाटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आपका Q1 इंटू Q2 बाटा में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूला में दिक्कत क्या है कि इसका मान मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा उसको समझना है, समझ गए ना। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा इसको समझना है। समझिए कूलम्ब नियम से पूछने का ज़्यादा चांस है वह आप लोगों से कूलम्ब बल का फॉर्मूला पूछ सकता है। एक नंबर में क्या होगा कि आपका कूलम्ब नियम का ही फॉर्मूला पूछ देगा ना, तो ई वाला दोनों में से कोनो एगो फॉर्मूला आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है, गारंटी नहीं कर सकते हैं, पूछ सकता है। प्लस में मतलब 2 नंबर में क्या पूछ सकता है कि 2 नंबर में इस के का मान पूछ सकता है। के का मान मतलब कहने का मतलब है कि इस के का मान हो सकता है कि ई वाला पूछ दे, ठीक है ना, ई वाला है ना, तो वैल्यू वाला पूछ दे। समझ गए ना, वैल्यू वाला मतलब जो के का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में क्या होता है कूलम्ब स्क्वायर। तो हो सकता है के का मान ई वाला पूछ दे है ना, तो आपको ई वैल्यू वाला पूछ दे। दूसरा का सवाल मतलब दूगो हो गया। तीसरा का होगा कि तीसरा का हो सकता है कि आपको ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ दे कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए कि इसको देखिए क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन का। बोलिए मेरे साथ क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। ई जीरो जो लगा है ना, तो जीरो के वजह से इसका नाम हो गया नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट, बोलिए मेरे साथ। इसको देखिए ओनली ई रहता है ना, तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। लेकिन जब ही नीचे जीरो लगा तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का देखिए क्या होता है कि निर्वात या हवा की, ठीक है ना, निर्वात या हवा की निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष, अब निरपेक्ष कहने का मतलब है ना कि ये कौनों के सापेक्ष नहीं है, ये इसका खुद का वैल्यू। निरपेक्ष मतलब का खुद का,
एगो सापेक्ष होता है। सापेक्ष मतलब का कि किसी दूसरे के सापेक्ष में वैल्यू निकला है, तो यह निरपेक्ष है, कोनो को सापेक्ष में नहीं, ओनली इसका खुद का। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, सॉरी मान नहीं नाम होता है कि निर्वात या हवा की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन नॉट का मानो होता है, देखिए क्या होता है, इसका होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 है। इसका जानते हैं मात्रक का होता है, मात्रक होता है इसका कूलम्ब स्क्वायर बाटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। तो आप लोगों से यहाँ दूगो सवाल, एकरा से दूगो सवाल हो सकता है कि एग्जाम में एकर मान पूछ दें, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुना 10 के पावर -12। हो सकता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ दे, क्या पूछ दे, मात्रक। तो ई वाला बताना है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर निकालना पड़ेगा इसका मात्रक, सॉरी मात्रक हम लोग को याद रखना पड़ेगा। देखिए फार्मूला याद रखिएगा तो मात्रक याद करना नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। थोड़ा मोड़ा गुना भागा आता है तो मात्रक याद करने वाला चीज़ है नहीं। जैसे देखिए हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, तो 1/4 पाई इसका नहीं निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा कि अचर राशि का न मात्रक होता है न बीमा होता है। तो 1/4 पाई गया तेल लेने, एप्सिलॉन नॉट को क्या कीजिए कि यहाँ ला दीजिए, एफ को यहाँ, तो क्यू क्यू तो आवेश है ना, तो आवेश आवेश कूलम्ब स्क्वायर हो गया, दूरी का मीटर स्क्वायर, ई बाटा में आएगा तो क्या हो गया, न्यूटन हो गया। ये पूरा हो गया आपका। तो एप्सिलॉन नॉट का कुछ कहानी कहाँ तक है बाबू, इतने तक है। तो आप लोग यहाँ से देखिए सवाल 100% चांस है, याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, 100% चांस है कि आपका कूलम्ब नियम में से एक दूगो सवाल पक्का बनेगा। कूलम्ब बल का जो फॉर्मूला होता है एकरा से दूगो सवाल पक्का बनेगा, एक नंबर, या 100% चांस है। मतलब जो अभी लिखे हैं ना यहाँ से छप जाएगा, जो बोले हैं आप लोग क्या करना है, पक्का यहाँ से कर लेना है। अब कूलम्ब नियम में देखिए बात यहाँ से आता है ना कि जो ये बल लग रहा है तो बल क्या परिमाण में बराबर होगा। आप ध्यान समझिएगा कि इस पॉइंट पे जो ई बल लगाएगा वह इधर लगा रहा है, इस पॉइंट पे जो ई बल लगा रहा है कहाँ लगा रहा है, इधर लगा रहा है। तो आप लोग यहाँ नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा ना कि एफ यहाँ 1 2 का परिमाण, एफ 2 1, ठीक है ना, का परिमाण बराबर होता है, ओनली का होता है परिमाण बराबर होता है। लेकिन आप लोगों के साक्षात नज़रों के सामने है कि दिशा में उल्टा है, एगो ओने लग रहा है तो एगो एने लग रहा है। तो क्या है, दिशा में उल्टा है लेकिन परिमाण में सेम आएगा, क्या आएगा, परिमाण में सेम आएगा। मतलब कि ई एकरा पे जोन बल लगाएगा, अच्छा है ई जोन एकरा पे बल लगाएगा वो बल सेम होगा, क्या होगा, बल सेम होगा। तो आप लोग यह वाला बात लिख लीजिएगा कि दो आवेशों के बीच में जो एक दूसरे पे बल लगता है उन बल का परिमाण सेम होता है लेकिन दिशा क्या होता है, उल्टा होता है। आप लोगों के सामने सारा फिगर पे। अब देखिए अब क्या है कि अब आप लोग सोच रहे हैं सर निर्वात या हवा में, मतलब जो ये फॉर्मूला हम लिखवाए हैं यह ओनली वर्क करेगा निर्वात चाहे हवा में। अब कहेगा सर मान लीजिए कौन इसमें माध्यमों रहता है, जी बिल्कुल, यह जो आपका फॉर्मूला है ओनली निर्वाते में वैलिड है। क्या है, निर्वाते में, माध्यम में वैलिड नहीं है। तो माध्यम के लिए देख लीजिए, माध्यम में कूलम्ब बल, माध्यम में कूलम्ब बल। देखिए क्या होता है कि एफ माध्यम यहाँ लिख दे रहे हैं, एफ माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन आर हो जाएगा, यहाँ Q1, यहाँ Q2,
अब आटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आप लोग समझ में आया। जब आपका माध्यम में होगा ना तो एप्सिलॉन आर आ जाता है। तो आप लोगों को ई वाला फॉर्मूला क्या करना है, ई वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है माध्यम वाला, कि जब भी माध्यम में रहेगा तो आपको एप्सिलॉन आर का करना है, लगाना है। अब ये एप्सिलॉन आर क्या होता है ना कि माध्यम पर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग मान होता है। जैसे हवा के लिए 1, निर्वात के लिए 1, जल के लिए 80, कांच के लिए 5 से 9 के बीच में होता है, ठीक है ना। आपका धातु के लिए क्या होता है, अनंत होता है। तो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग एप्सिलॉन आर होता है। उसी के वजह से क्या होता है, इसमें थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता है। आप लोग यहाँ लिखवा देते हैं। यदि आप लोग देखिए, आप लोग एक चीज़ यहाँ बस नोट में लिखवा देते हैं। यदि आप लोगों को एप्सिलॉन आर का मान निकालना है, ठीक है ना, ये क्या करना है, चाहे आप लोग बताते हैं आपका एफ माध्यम यहाँ लिख लीजिएगा। एफ माध्यम, या आप लोग एडवांस में बता रहे हैं, एफ माध्यम बराबर आपका एफ निर्वात, एफ निर्वात अब आटा में हो जाएगा एप्सिलॉन आर। तो इसीलिए आपका एप्सिलॉन आर का जो मान होगा वह आपका एफ निर्वात, एफ निर्वात अब आटा में क्या होगा, एफ माध्यम वाला हो जाएगा। अभी कहाँ से लिखे हैं, इसी फार्मूला से लिखे हैं। देखिए इसी फार्मूला में क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, जो ई वाला लिखे हैं इसका मान क्या है, निर्वात वाला है ना। तो इसीलिए ऊपर निर्वात आ गया और नीचे जो ई वाला है ओनली एप्सिलॉन आर आ गया। तो एप्सिलॉन आर यहाँ आ गया, ई बाटा में आ गया। तो जब भी एप्सिलॉन आर का मान निकालना होगा आप लोग ऐसे भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो जो माध्यम के लिए मान होता है वो हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू, ये वाला टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए आप लोगों के सामने क्या है, यह पूरा माध्यम का क्या है, नाम है, और यह एप्सिलॉन आर का क्या है, मान है। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले समझिए एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं। तो एप्सिलॉन आर को देखिए शॉर्ट नेम का, शॉर्ट नेम एप्सिलॉन आर का शॉर्ट नेम होता है परावैद्युतांक। आप लोग लिख लीजिए, पक्का लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर को कहते हैं परावैद्युतांक, और नहीं तो इसको कहते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। जैसे देखिए एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, तो कहेगा सर एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक कहने का मतलब निरपेक्ष, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता है ये। एप्सिलॉन नॉट जो है बाबू लोग ना, यह निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन आर जो है ना, ये माध्यम की विद्युतशीलता है। पूरा क्लियर। इसको शॉर्ट में कहते हैं परावैद्युतांक। तो नाम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। इसका शॉर्ट नेम होता है परावैद्युतांक। तो देखिए निर्वात के लिए क्या होता है, एक, वायु के लिए 1.003, तो लगभग इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 है। कांच, कांच के लिए 5 से 9 होता है। तो आपको पूछा जाएगा कि कांच के लिए परावैद्युतांक होता है, क्या होता है कांच के लिए। तो आपको एगो ऑप्शन में रहेगा 2, एगो रहेगा 3, एगो रहेगा 6, एगो रहेगा 12। तो अब बताइए कांच का परावैद्युतांक कौन होगा, 5 से 9 के बीच में होता है। तो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, कौन होगा, 6 होगा। तो इसी प्रकार आप लोग एग्जाम में आएगा। तो याद रखना है कि कांच का जो परावैद्युतांक होता है 5 से 9 के बीच में होता है। जल के लिए क्या होता है, 80, धातु के लिए अनंत। अब धातु के लिए कहने का मतलब है ना कि आपका सोना, चांदी, लोहा, लक्कड़ जवन होता है सब, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल जितना होता है सब के लिए, सब किस में आता है, धातु में। धातु के लिए अनंत, क्या होता है, अनंत। अबरक, अबरक के लिए याद रखिएगा क्या होता है, 6 होता है, ठीक है ना। और रबर के लिए 3, रबर के लिए 3, और जर्मेनियम के लिए 16। चिन्ह मार दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा।
अब यहाँ से देखिए यह पूरा धातु का हो गया क्लियर। यह देखिए फिक्स है, यहाँ से एक नंबर हो सकता है कि आ जाए, पूछ सकता है कि कांच के लिए कितना होता है, जल के लिए, धातु के लिए, अबरक के लिए, रबर के लिए। देखिए ये वाला 3 गो रेयर है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड बनाएगा ना तो ये 3 गो में से कोनो देगा। आपका क्वेश्चन मीडियम रहेगा ना तो आपका धातु तक ही रोकेगा। तो आपका हो सकता है ज़्यादा चांस है कि वायु का, निर्वात, जल, धातु एकरे में से कोनो एगो आ जाए। तो आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट मान याद रखिएगा, बस यही बोलेंगे। ये पूरा हो गया। यहाँ से क्या है, ये आप लोग को बहुत बहुत बढ़िया चीज़ आप लोगों को लिखवा देते हैं। जल्दी से फटाफट आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। यहाँ लिख लीजिएगा कि एगो यहाँ आवेश है, ठीक है ना, एगो यहाँ आवेश है प्लस का Q1, एगो यहाँ आवेश है प्लस का Q2, इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, R, ठीक है ना, क्या है दूरी R। तो याद रखिएगा कि इसको माध्यम में रखा गया, ठीक है ना, माध्यम, माध्यम वो किस में रखा गया है, मतलब कि धातु में रखा गया है। मतलब कि ई दोनों के बीच में एगो धातु का क्या कर दिया गया, धातु का प्लेट लगा दिया गया है। तो जौन एकरा बीच में जौन बल लगेगा, बल एकरा बीच में जौन बल लगेगा वो क्या लगेगा, 0। याद रखिए क्या लगेगा, 0। यदि 2 गो आवेशों के बीच में एगो धातु का प्लेट रख दीजिए तो बल कैसा लगेगा, बिल्कुल 0। 1 नंबर सवाल में। 2 नंबर में लिख लीजिएगा कि यदि R का मान अनंत हो जाता है तो बल क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे आप लोग को बोले हैं कि 2 गो चुंबक, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये दोनों चुंबक है, इसको हम कुछ निश्चित दूरी पर रखेंगे ना तभी बल लगाएगा, और ये दोनों को हम रख देंगे इतना दूरी पर, तक बल लगाएगा, बल लगबे नहीं करेगा। तो इन दोनों को एगो निश्चित दूरी पर रखेंगे ना तभी बल लगेगा, और ज़्यादा दूरी पर रख देंगे ना तो बल नहीं लगेगा, 0 लगेगा। तो वही बात है कि जब R अनंत हो जाएगा तो बल क्या हो जाएगा, 0। तो पूरा देखिए कूलम्ब नियम यहाँ से क्या है, समाप्त है, समझ गए ना। तो यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा आप लोग कवर कीजिएगा, बनाइएगा, और जो बचा होगा उसको अगले वीडियो में देखेंगे। क्लास कैसा लगा जरूर बताइए। मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।